मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। लेखक परिचय। पूरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पिता ओंकार बख्श श्रीवास्तव जो कि वकील थे। जन्म उनका 20 जून सन 1910 में शाहजहांपुर में हुआ। निधन सन 1957 में हुआ। उन्होंने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। विषम परिस्थितियों के कारण वे विद्रोही बन गए। आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा पूर्ण रही। उन्होंने आर्थिक अभाव में आकाशवाणी में भी कार्य किया। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, शैतान एक साम्यहीन साम्यवादी, रहस्य रोमांच, लॉटरी, मृत्यु, हम अकेले नहीं हैं, 8:15 बजे, स्ट्राइक, ऊसर, कठपुतलियां, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े, इतिहास की केचुल, आज़ादी की नींव, जेरूसलम, सिकंदर, अकबर, चंगेज खां, सीकों की गाड़ी, खामोशी आदि रचनाएं लिखी जिनमें नाटक एवं एकांकी सम्मिलित हैं। उन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी। गेंदा, मौसी, हाय रे मानव हृदय, लड़ाई एक रात, माँ बेटे, भेड़िए, मास्टरनी तथा सूर्य पूजा। उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं भी लिखी जिनका अनुवाद रमेश बख्शी तथा शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। आधुनिक हिंदी एकांकी में भुवनेश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे पाश्चात्य लेखकों में बनाड शॉ, इब्सन, फ्रायड आदि से प्रभावित थे। अतः उन्होंने अपनी शैली में इन लोगों का अनुकरण करते हुए एब्सर्ड असंगत नाट्य लेखन का प्रारंभ किया। इस कार्य को करने वाले वे पहले भारतीय लेखक बन गए। वे प्रयोगशील नाट्य लेखन की ओर उन्मुख हुए। अतः उन्होंने अपने नाट्य लेखन में नई तकनीक का प्रयोग करते हुए हिंदी रंगमंच और रंगभाषा को नवीनता प्रदान की। तत्कालीन समाज ने उनकी रचनात्मक क्षमता की अनदेखी की, जिसके कारण उनमें समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश और उग्र विद्रोह का भाव प्रकट हुआ है। जीवन की कटु अनुभूति ने उन्हें फक्कड़ और संयमहीन बना दिया। ऊसर सन 1938 में प्रथम बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सर्वथा नया प्रयोग किया। यह मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखी गई एकांकी है, जिनके जीवन में निरस्ता, असंगतता, ऊब, पलायन, अनिर्णय की स्थितियां, उदासीनता एवं व्यर्थता बोध निहित है। इसका कथानक अत्यंत नवीन है, जिसमें लेखक ने मध्यम वर्ग की ऊब, निरर्थकता, विडंबना, कुंठा आदि को दिखाते हुए उनके जीवन को उद्देश्यहीन निस्सार बताया है। वस्तुतः आज के मध्यम वर्गीय जीवन में आस्था, विश्वास, परंपरा, संबंध एवं स्नेह सभी समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण मध्यम वर्गीय समाज नीरस एवं ऊसर जीवन जीने को बाध्य है। वे अपने जीवन को उत्सुकता एवं उत्साह के साथ न व्यतीत कर एक अनमने मन से ढोए जा रहे हैं। उनके जीवन की अवधारणा ही बदल गई है। इस एकांकी में गृह स्वामी के घर का दृश्य है, जहां उसकी पत्नी और लड़का है। उसके घर में बाहर से आने वाले लोगों में मोटी रमणी, छोटी लड़की, 2 लड़कियां तथा युवक ट्यूटर है। सभी गृहस्वामी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए विचित्र खेल खेलते हैं, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध, गांधी जी, विक्टोरिया, सोशलिज्म आदि विषयों पर केवल निरर्थक बातें होती हैं। ट्यूटर अपनी फीस मांगना चाहता है, किंतु गृहस्वामी उसे निरर्थक बातों में उलझाना चाहता है, अतः वह चला जाता है। कथा में किसी का कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। आज यहाँ क्यों मिले हैं, कहाँ जाना है, सिनेमा या घूमने, गाना कौन गाएगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उनकी आपसी बातों का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। खेल में वे कुछ शब्द लिख करके अपनी खोखली मानसिकता, दिखावा और उदासीनता प्रकट करते हैं, जिसका प्रयोग वे निश्चित उद्देश्य या अर्थ के लिए नहीं करते, अपितु बिना सोचे समझे ही करते हैं। संवाद किसी भी रचना के प्राण होते हैं, जो कथानक को गति देने के साथ साथ पात्रों की मना स्थिति को भी अभिव्यक्त करते हैं। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से भुवनेश्वर ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उनके संवाद अत्यंत सफल, अनुपम
एवं अद्भुत नाटकीय घटना विन्यास का संयोजन है। वे एक ही पात्र से लगातार संवाद कराते रहते हैं जो अन्य एकांकी में नहीं दिखाई देता। यथा वे गृहस्वामी से लगातार संवाद कराते रहते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। गृहस्वामी, क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कहीं घूम आए? गृहस्वामी, खाना खाकर चलेंगे, सिनेमा या और कहीं। इस प्रकार हम देखते हैं उनके संवाद असंगत नाट्य एकांकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके संवाद टूटे हुए हैं जो मानसिक संघर्ष के परिचायक हैं। संक्षिप्त संवादों का भी उदाहरण द्रष्टव्य है जो कि गृहस्वामी और युवक के बीच में है। गृहस्वामी, रिकॉर्ड सुनिएगा, पर कोई नया रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। युवक, होंठ दबाकर कोई गाना ही गाइए, लड़कियां खासकर बड़ी शर्माती सी हैं। इस एकांकी में कोई भी पात्र अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। सभी पात्र उबाऊ हैं। जीवन एवं उससे जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति एक नकार का भाव सभी पात्रों में विद्यमान है। यह एकांकी चरित्रण की दृष्टि से कुछ उलझा हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई खास चरित्र नहीं है। गृहस्वामी और गृहस्वामिनी, युवक, लड़का जैसे पात्रों का नामकरण पात्रों के व्यक्तित्व को बहुआयामी फलक में प्रस्तुत करता है। गृहस्वामी मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसके सामने दैनिक जीवन की कोई भी योजना नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को प्रकट किया जा सकता है। जब वो कहता है कि कहाँ चला जाए, घूमने चला जाए, क्या किया जाए, कौन गाना गाएगा, ये सारी बातों से वो अनिर्णय की स्थिति उसकी दिखाई देती है। ट्यूटर एक मनोविश्लेषक है। वह अपना कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करता है। उसके अधूरे संवाद उसके रहस्यमय व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। मोटी रमणी, जो कि अतीत के सुख को ही अपनाना चाहती है और अतीत के सुख में ही जीना चाहती है, वह कुछ इस प्रकार कहती है कि मैं तो वह कुछ नहीं जानती, लेकिन अभी विक्टोरिया सी कोई मलका हो जाए तब फिर ठीक हो जाए। दुनिया में जो यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद आई। युवक कहता है, विक्टोरिया क्या करेगी? मोटी रमणी, तुम्हारा तो कहीं पता भी ना था, विक्टोरिया के ही राज्य में तो सुख था। तो इस प्रकार अलग अलग पात्र अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। यह एकांकी 1938 की है और जो समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, जिस समय सर्वत्र विनाश लीला व्याप्त थी। यहाँ पर मुसोलिनी, गांधी और विक्टोरिया आदि के प्रसंग की चर्चा की गई है और कुछ विश्व युद्ध की भी चर्चा है। अतः ऐसे समय में मनुष्य का मनुष्यता से विश्वास उठ जाना स्वाभाविक था। इस संदर्भ में गृहस्वामी की उक्ति द्रष्टव्य है। मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों की हो, हमसे अच्छी होगी। हमसे अभिनेता की दृष्टि से भी यह अत्यंत सफल एकांकी है। इसमें लेखक संकलन त्रय का निर्वहन किया है। पात्रों की संख्या भी कम है, जिसके कारण इसका सफल अभिनय अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। भारतीय रंगमंच में जो प्रयोग 1960-70 में देखने को मिला, उसका सफल प्रयोग वे 1930-40 ईस्वी में ही कर चुके थे। भाषा शैली की दृष्टि से भी ऊशर नए शिल्प तथा नई भाव भंगिमाओं को ग्रहण करने वाला एकांकी है। भुवनेश्वर कृत इस एकांकी की भाषा सारगर्भित है एवं सरल है। कुशल भाषा शिल्पी होने के कारण उनकी भाषा अत्यंत सफल और समर्थ है। उन्होंने भाषा को सजीवता एवं जीवंतता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भाषा की व्यंजकता एवं उपमाओं के प्रयोग सराहनीय हैं। उद्देश्य: लेखक ने मध्यम वर्ग की कोरी वाग विलासिता एवं बौद्धिकता पर चोट किया है। उसके साथ ही खेल के माध्यम से पात्रों
की सामाजिक मनोग्रंथियों को भी जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया है। गृहस्वामिनी कमरा, बिजली तथा सेक्स आदि के सामने क्रमशः बाथरूम, अंधेरा तथा साजन ऑफ रोड लिख देती है, जिससे तुरंत यह ज्ञात हो जाता है कि इस रोड का संबंध उसके किसी प्रेम प्रसंग से है। पात्रों की मनस्थितियों को उभारने, हाव भाव को अंकित करने की दृष्टि से यह एक अत्यंत सफल एकांकी है। गृहस्वामी मिस्टर सिब्बल का व्यवहार, जो कि समाज में शिक्षकों के प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं, उस शिक्षकों की हीन दशा का भी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। शीर्षक की सर्वथा सटीक, सार्थक एवं उपयुक्त है। ऊसर का अर्थ बंजर या अनुपजाऊ भूमि से है। इस एकांकी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मध्यम वर्ग का जीवन भी बंजर हो चुका है, जिसमें रचनात्मकता एवं सकारात्मक दृष्टि का सर्वथा लोप हो चुका है। वे पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित आडंबरपूर्ण खोखले जीवन को जी रहे हैं, जो अहंकारमय है और निपट हृदयहीन अर्थात ऊसर है। अतः इस एकांकी नाटक का शीर्षक बहुत ही युक्ति युक्त है।